अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रदा नौमान और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इंटरेस्ट। बेसिक इंटरेस्ट पे अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट हमारे पास कोई भी फ़ायदा, कोई भी मफाद। इंटरेस्ट हमारे पास पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, ग्रुप इंटरेस्ट भी हो सकता है। हमारी डेली लाइफ में जब हम इंटरेस्ट पे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है या कोई बंदा है, उसका अपना एक इंटरेस्ट है, वो अपने उस इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, वो अपने उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी स्टेट, किसी कंट्री और किसी नेशन पे बात करें तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से बनाते हैं और उन फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस करते हैं कि उन कंट्रीज़ को बेनिफिट हो सके, वो हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट आएगा। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन के ऊपर बात करें और हम ये देखना चाहें कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो हमारे पास डिफरेंट ऑथर्स और डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट एराज में अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशंस दी हैं। अगर हम किसी एक स्कॉलर और ऑथर की बात करें तो वर्नन वन डायक ने नेशनल इंटरेस्ट को जिस तरह से डिफाइन किया, उन्होंने ये कहा कि वो स्टेप्स और वो इंटरेस्ट जो कोई भी नेशन, कोई भी स्टेट उठाएगी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए, ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को अचीव कर सके और उन रिलेशंस को, जो रिलेशंस पहले से बने हुए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, वो हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास और 3 गेस्ट मौजूद हैं जो अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन और नेशनल इंटरेस्ट की टाइप्स को डिफाइन करेंगे। आपका, आमना और ज़रियाब, और ये अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट की एक एक डेफिनेशन हमें बताएंगे। जी आप। थैंक यू सो मच। और मेरे हिसाब से जो नेशनल इंटरेस्ट है वो किसी कंट्री या किसी स्टेट या नेशन का ऐसा इंटरेस्ट है टू अचीव सम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके सोशल गोल्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक गोल्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल गोल्स भी हो सकते हैं और कल्चरल गोल्स भी हो सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है किसी कंट्री की कोर वैल्यू होती है जिस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और गवर्नमेंट जो रोल प्ले कर रही है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में वो ये है कि वो सिक्योर करे कंट्री की सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक वेलबींग पर ज़रा फोकस करे और अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उस पर ज़रा फोकस करे। थैंक यू आपका। आपका ने हमें उनकी राय बताई। आइए चलते हैं अब आमना की तरफ। थैंक यू। अगर आप देखें जनरल नेशनल इंटरेस्ट को तो वो कोई भी नेसेसरी स्टेप्स हैं जो कोई भी कंट्री या स्टेट अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी वेलबींग के लिए उन्हें लाजमी समझती है। आई प्रेफर्स वी डाइक्स की जो नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है कि वो वैल्यूज़, वो इंटरेस्ट या वो डिज़ायर्स है कोई भी कंट्री या स्टेट रिलेशन डेवलप करती है किसी दूसरी कंट्री या स्टेट के साथ, तो वो समझती है कि जिनकी प्रोटेक्शन या जिनकी अचीवमेंट इन रिलेशन में लाजमी है, तो वो तमाम वैल्यूज़, डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट आपके नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। जी दरिया, आपके हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट क्या है? जी, मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट एक लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है जो कि एक स्टेट या नेशन या गवर्नमेंट अपने गवर्नेंस के दौरान देखती है, उनको पूरा करने की कोशिश करती है। या अब ये भी कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट एक तरह का एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, मतलब एक कंट्री की एग्जिस्टेंस का मकसद क्या। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस मकसद को लेके बनाया गया था कि हम ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने बगैर किसी रोक टोक के इबादत कर सकें। इसके अलावा और भी मकासद हो सकते हैं जिनको आप मतलब नेशनल इंटरेस्ट में ले सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नेशनल इंटरेस्ट की डेवलपमेंट पे आएँ तो इसकी डेवलपमेंट में जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट हमारे पास एशियन टाइम्स में एम्परर एरा में भी यूज़ होती थी। हर एम्पायर अपने एरा में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को लेके चलता है। जी जरा, आपके हिसाब से मिडल एजेस में जहाँ पे ये टर्म शुरू हुई थी, वहाँ पे ये चीज़ किस तरह से वर्क करती थी, नेशनल इंटरेस्ट? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये नेशनल इंटरेस्ट की टर्म नई नहीं है। अगर हम मिडिल एजेस में देखें तो चर्च को एक बुनियादी हैसियत हासिल थी और चर्च का जो इंटरेस्ट होता था वही नेशनल इंटरेस्ट समझा जाता था। और चर्च का इंटरेस्ट ज़्यादातर यही होता था कि जो है क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है और चर्च की हिफाजत करनी है, तो वही ज़्यादातर नेशनल इंटरेस्ट माना जाता था उस टाइम में। आपका इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे हिसाब से एम्पायर एरा का था नेशनल इंटरेस्ट में, तो आपके ख्याल से उस एम्पायर एरा में नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से वर्क कर रहा था? जी, अगर हम एम्पायर्स के दौर में देखें तो उसमें जब किंग्स और प्रिंस को इमर्ज हासिल हुआ पावर का, तो उनमें यही था कि जो उनका इंटरेस्ट था उसको नेशनल इंटरेस्ट माना जाने लगा। और उनका जो बेसिक नेशनल इंटरेस्ट था वो यही था कि अपने तख्त व ताज को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना
अपनी जो उनकी फैमिली है, रूलिंग डायनेस्टी है, उसको किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना। और जो तीसरी चीज़ थी वो ये था कि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना और उसको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास पुराने टाइम में, चाहे वो एंशिएंट एरा हो या एम्पायर एरा हो, उसमें नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है। आमना, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम्स में किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट काम कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट्स कैसे हुई हैं कि वो प्रेजेंट एज तक हमारे पास पहुंचा है, तो उसमें हमारे पास डेवलपमेंट्स में क्या कुछ आ सकता है? अगर आप प्रेजेंट एरा या कंटेम्प्रेरी एरा में देखें तो नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाइटल और कोर कंपोनेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी का, बिकॉज जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट पे ही डिपेंड कर रही है। और आजकल का जो एरा डेमोक्रेटिक एरा, उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उस पर पब्लिक ओपिनियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सही। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे अगर इस टॉपिक पे स्टडी करना चाहें तो डेवलपमेंट्स के बाद हमारे पास वो कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हैं, उस पर हम अगर थोड़ी बात करना चाहें तो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास वाइटल कंपोनेंट्स और एक हमारे पास नॉन वाइटल कंपोनेंट्स। अगर हम वाइटल कंपोनेंट्स की बात करें तो वाइटल कंपोनेंट्स कोई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइडेंटिटी, सर्वाइवल, रहने का तरीका, फिजिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कल्चरल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। अगर हम फिजिकल आइडेंटिटी की बात करें या फिजिकल सर्वाइवल की बात करें तो उसमें हमारे पास हमारी टेरिटरी को किस तरह से हमें सिक्योर करना है, टेरिटरी को हिफाजत में रखना है, उन चीज़ों को कवर करना आ जाता है। टेरिटरी में हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको किस तरह से हमें ट्रेन करना है, हमें उन्हें मिलिट्री सपोर्ट देनी है कि हमारे पास वो हमारी टेरिटरी को सिक्योर करके रख सकें। अगर हम उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाके नेक्स्ट स्टेप देखें कि ऐसा कौन सा वाइटल कंपोनेंट है, तो वो आ जाता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो तमाम स्टेप्स और मेजर्स आएंगे जो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम बना सकें। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो आपस में एक दूसरे के नज़रिए से इख्तलाफ के साथ उनको ऐसा इख्तलाफ हो जाता है कि वो कंट्री का या मुल्क का या कौम का मफाद नहीं देखती। वो अपने झगड़ों में ऐसे उलझ जाती हैं कि उन्हें कंट्री का मफाद नहीं दिखता। तो ऐसी सिचुएशंस में पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी में उन्हें आपस के तमाम गिले शिकवों को दूर करके अपनी कंट्री और अपनी कौम के मफाद के लिए सोचना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे देखें, दैट इज़ द कल्चरल आइडेंटिटी। हाउ टू सिक्योर एंड सपोर्ट योर कल्चर। आप अपने कल्चर को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं, आप अपने कल्चर को किस तरह से महफूज रख के उसको पूरे कंट्री में और पूरी आपस की कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर के लोग और ग्रुप्स मौजूद हैं। हर कल्चर अपने हिसाब से अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, लेकिन इसमें हमारे पास एक पॉइंट ये ज़रूर आ जाता है कि हमारी गवर्नमेंट उन कल्चर को, उन ट्रेडिशंस को सपोर्ट करे। जिसके जो राइट्स हैं, जिसकी जो ट्रेडिशंस हैं, वो जिस तरह से उनको लेके चलना चाहता है, गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये बात हो गई वाइटल कंपोनेंट्स की। अगर हम थोड़ा नॉन वाइटल कंपोनेंट्स को देखें तो नॉन वाइटल कंपोनेंट्स हमारे वो कंपोनेंट्स हैं जो वेरिएबल हैं, जो चेंज हो सकते हैं, जिनके बगैर गुजारा मुमकिन है। जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं, ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि वाइटल कंपोनेंट्स हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए कोई भी स्टेट और नेशन वॉर तक आ सकती है। उनको सिक्योर करने के लिए और उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो लड़ाई झगड़ों तक उतर सकती है। लेकिन नॉन वाइटल और वेरिएबल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन पे अगर हम लड़ाई झगड़े तक नौबत ना आए और उन पे हमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े तो वो हम कर सकते हैं। नॉन वाइटल कंपोनेंट्स में हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो है आइडियोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस। मतलब कि हमारे पास जो नज़रिया है उस नज़रिए पे इख्तलाफ हो सकता है। जो अदलिया और कानून है उसमें हम तरमीम कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस करके मुल्क के मफाद के लिए हम तरमीम कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारी कंट्री के लिए बेहतर हैं हम उस हिसाब से उनको मोल्ड कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें कि हमारे पास कितनी तरह का नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, क्या नेशनल इंटरेस्ट की सिर्फ एक ही टाइप है और वो ये कि हमें सिर्फ जंग तक पहुंचना चाहिए या हमें सिर्फ अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना चाहिए?
या हमें कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो फॉरेन पॉलिसी के लिए बेहतर हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट की एक टाइप नहीं हो सकती। अगर हम बेसिक एक टाइप पे बात करें तो वो है प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट हमारे पास ये है जिसके बगैर किसी भी मुल्क का गुजारा मुमकिन नहीं, जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, जिसको सिक्योर करना किसी भी कंट्री, स्टेट, गवर्नमेंट और नेशन इनकी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी इंटरेस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर आता है। और प्राइमरी इंटरेस्ट में हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट है दैट इज़ टू सिक्योर आवर टेरिटरी। इसके अलावा और कितनी तरह है इंटरेस्ट की और वो क्या क्या हो सकती हैं, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं, हमारे पास हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स होंगी जिन्होंने डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट को फॉलो करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड किया होगा और अपनी कंट्री को चलाया होगा। तो अब हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट की और कितनी टाइप्स हो सकती हैं और वो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि आपने बताया कि प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट का एक वाइटल कंपोनेंट है, उसी तरह सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है वो प्राइमरी इंटरेस्ट से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है पर क्वाइट इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट में। ये जो है सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है वो किसी भी स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए मैटर करता है और बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक कंट्री का सेकेंडरी इंटरेस्ट ये हो सकता है कि उसके डिप्लोमेटिक स्टाफ जितना भी है फॉरेन में, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल हो, उनकी जो सेफ्टी है और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रोटेक्शन हासिल हो। इसी के पैरेलल हमारे पास परमानेंट इंटरेस्ट भी है जिसमें जो एक स्लो और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है और जो हमेशा एक आइडियोलॉजी पर बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो भी कंट्री होती है वो एक आइडियोलॉजी के बेस पर एग्जिस्टेंस में आती है। अगर हम एग्जांपल लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर इमर्ज हुई जिसमें एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। यूएसएसआर जिस आइडियोलॉजी के बेस पर इमर्ज हुआ वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, जिसमें ये था कि इकोनॉमी, बिजनेस या जो भी आपकी वेल्थ है वो हर किसी की है, वो गवर्नमेंट की भी है, वो आम सिटीजन्स की भी है। वो कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करता था कंपटीशन के मुकाबले में, जबकि यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म का सपोर्टर था। उसमें यही था कि जो इकोनॉमी है, जो फैक्ट्रीज हैं या जो बिजनेस है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स का ही आप कह सकते हैं कैपिटल्स का है और ये जो था एक कंपटीशन की इन्वायरमेंट पैदा कर देता था। तो ये जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी ये उन डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए उनका परमानेंट इंटरेस्ट थी जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्स्टेंटली रही उन कंट्रीज़ में, जो बाद में ख़त्म हो गई पर ये एक लॉन्ग टर्म के लिए रही। तो जी नेशनल इंटरेस्ट की एक टाइप जनरल इंटरेस्ट भी है। जनरल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ का एक ही बात पे मुतफिक हो जाना, जिनमें मतलब उन सब का मुफाद हो, तो वो उनका नेशनल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट में लाया करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें रशिया यूक्रेन वार को, तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज जो था उनका जनरल इंटरेस्ट यही था कि जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस जंग की वजह से उनकी इकॉनमी जो थी वो बैडली इफेक्ट हो रही थी। तो उनका जनरल इंटरेस्ट यही था कि ये जंग ख़त्म हो जाए। इन सब इंटरेस्ट के अलावा भी हमारे पास एक टाइप आती है नेशनल इंटरेस्ट की, जो कि वेरिएबल इंटरेस्ट है। वेरिएबल इंटरेस्ट ये है कि जो आपके पास आपकी प्रेजेंट कंडीशन, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी जो डिमांड है उनके मुताबिक जो आपका इंटरेस्ट होता है वो नेशनल इंटरेस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इंसिडेंट है उसको लें, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को MFN मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल दिया, क्योंकि ये उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस थे उनकी ये डिमांड थी। सिमिलरली अगर आप यूएसए और यूएसएसआर को ले लें, यूएसए एट अ टाइम ये चाहता है कि जो यूएसएसआर का जितना भी इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज इसके बाद ये होगा कि वो वर्ल्ड में सिर्फ सिंगल पावर एट अ टाइम वो ही रह जाएगा। इसी से रेलेवेंट हमारे पास एक और इंटरेस्ट भी है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। स्पेसिफिक इंटरेस्ट एक्चुअली ये होता है कि जो टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंगली डिफाइंड होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले लें कि ग्रेट ब्रिटेन, उसका एक टाइम पे ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट था कि जो लोअर कंट्रीज़ हैं उनके इंडिपेंडेंस को मेनटेन किया जाए फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पावर इन यूरोप। तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग उनकी ये डिमांड थी। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इंटरनेशनल इंटरेस्ट। इंटरनेशनल इंटरेस्ट की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक आ जाती है हमारे पास आइडेंटिकल इंटरेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिकल इंटरेस्ट पे। आइडेंटिकल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि कुछ मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का एक पॉइंट है, तो उनके लिए आइडेंटिकल पॉइंट है, उसके लिए उनका नेशनल इंटरेस्ट सेम है, तो वो
उसको आप कह सकते हैं आइडेंटिकल इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पे हम बात करें तो जी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट में जब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो किसी भी बात पे या किसी भी चीज़ में तो उसको कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया को। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर को ले सकते हैं। इनके नेशनल इंटरेस्ट में, दोनों मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट में मसला कश्मीर पर हमेशा कन्फ्लिक्ट आता रहेगा। तो ये मसला सॉल्व हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। इसके हम ये कह सकते हैं ये आइडेंटिकल इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के दरमियान की चीज़ आ जाती है। मतलब इसमें यह होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का आपस में किसी बात पे कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, किसी बात पे वो मतलब मुत्तफिक भी होते हैं, मतलब मिक्स होता है इसमें। ये आइडेंटिकल और कॉन्फ्लिक्ट का मिक्स आ जाता है। सही। अब हम चलते हैं अपने शो के इख्तिताम की तरफ और हम नेशनल इंटरेस्ट पे एक छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं अपने गेस्ट की तरफ से। जी आप। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी जो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो किसी कंट्री का एक वाइटल कंपोनेंट है और एक कोर वैल्यू है जिसको आप इग्नोर किसी भी तौर पर नहीं कर सकते। अगर नेशनल इंटरेस्ट किसी कंट्री का वीक होगा तो वो ना तो डिपेंडेंट हो सकेगा और डेवलप हो सकेगा, ना ही इंडिपेंडेंट हो सकेगा। तो किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, सिक्योर होने के लिए उसका नेशनल इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी आमना, आपके हिसाब से कंक्लूजन क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का मेन और की कंपोनेंट है, क्योंकि हमें ये वो मटेरियल प्रोवाइड करता है अगर जिसके अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं और जब इसके हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के फॉरेन पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी होगी जिसकी वजह से आप एक डेवलप कंट्री के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जी सर। जी मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे होते हैं। तो हर कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वही आपका एक किरदार अदा करेगा। जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे होंगे तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। ये हुई हमारे गेस्ट की राय। अगर हम इस नेशनल इंटरेस्ट को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे पास फॉरेन पॉलिसी और एक कंट्री की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास फॉरेन पॉलिसी का जो मकसद होता है, फॉरेन पॉलिसी का भी मकसद हमारे पास यही है कि हम अपने कंट्री के गोल्स को सिक्योर कर सकें। तो नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी का एक डायरेक्ट रिलेशन हम देख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह।